नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल की, जो कि 3 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है। क्या है ये एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज यानी कि युद्धाभ्यास के मायने क्या है, इस विषय पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय की। त्रिशूल 2025 क्या है, इसका उद्देश्य। तो देखिए, खबर तो यही है कि इसकी शुरुआत कब से हो गई है। तो इसकी शुरुआत हो गई है आपके 3 नवंबर से ही। अब कोई भी इस तरह का एक्सरसाइज जो किया जाता है, चूंकि ये इसका नाम ही त्रिशूल है, त्रिशूल का मतलब ही हो गया कि इसमें जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, भारतीय नौसेना के नेतृत्व में ये हो रहा है। लेकिन इसमें भारतीय थल सेना, इसके अलावा भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, यानी कि हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं वो संयुक्त रूप से इस ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज में अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। कहां पर हो रहा है? तो राजस्थान और गुजरात के क्रीक में भी, यानी कि पहला अगर आप देखें तो राजस्थान और गुजरात का जो क्रीक क्षेत्र है, यहां पर भी ये हो रहा है। इसको भी ये कवर कर रहा है, क्रीक क्षेत्र को भी कवर कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें, राजस्थान गुजरात के बॉर्डर से सटे हुए क्रीक क्षेत्र के अलावा आप देखें मरुस्थलीय क्षेत्रों से भी हो रहा है, राजस्थान का जो पार्ट है वहां पर भी हो रहा है। और साथ साथ ये उत्तरी अरब सागर तक जा रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो तटीय क्षेत्र है वहां पर भी एक्सरसाइज हो रहा है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर भी ये एक्सरसाइज हो रहा है, और साथ साथ ये जो महासागर है उसमें भी ये एक्सरसाइज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक तो तीनों सेनाएं हैं आपकी आपकी तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा चाहे वो तट हो, चाहे वो मरुस्थल हो, चाहे वो महासागर हो, इन हर जगहों पर इस एक्सरसाइज को करने का मतलब है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, हमारे विभिन्न सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, हमारे विभिन्न सेना के जो जवान हैं वो अलग अलग जगहों पर, युद्धाभ्यास का मतलब ही हुआ कि अभ्यास कर लें ताकि ऐसी नौबत आने पर वो अपना परफॉर्मेंस बेहतर दे सके और साथ साथ देश की सुरक्षा कर सके। तो ये समन्वय, बेसिकली इसका जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो कौन कर रहा है, वो भी आपको याद रखना है। तो इसमें जो कि तीनों जगहों पर ये हो रहा है, ये आपको बताया गया। समन्वय का काम मुख्यालय जो है वो कौन कर रहा है? तो तीनों सेनाओं में अभ्यास का जो कोऑर्डिनेशन करेगा वो पश्चिमी नौसेना कमान जो है वो इसका कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। तो ये इससे संबंधित प्रमुख खबर थी। अब देखिए कौन कौन भाग ले रहा है, ये आपको बताया गया कि तो हमारी तीनों सेनाएं इसमें भाग ले रही हैं। अब इसमें भारतीय थल सेना की अगर बात करें, यानी कि थल सेना की अगर हम सबसे पहले बात कर ले, तो थल सेना की तरफ से लीड कौन करेगा? थल सेना भाग तो ले रही है, लेकिन थल सेना की तरफ से जो साउदर्न कमांड है उसकी प्रमुख भागीदारी होगी। तो याद रखिएगा, थल सेना की तरफ से साउदर्न कमांड की प्रमुख भागीदारी होगी। इसी तरह से अगर दूसरे नंबर पर बात किया गया भारतीय नौसेना की तरफ से, नौसेना की तरफ से प्रमुख भागीदारी किसकी होगी? तो नौसेना की तरफ से प्रमुख भागीदारी, ये भी आप याद रखिएगा कि इसमें वेस्टर्न जो नेवल है उसकी प्रमुख भागीदारी यहां पर होगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की तरफ से किसकी भागीदारी होगी? तो जो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है उसकी प्रमुख भागीदारी होगी वायुसेना की तरफ से। तो ये तीनों ही सेनाओं की तरफ से मुख्य लीड रोल में कौन कौन है ये आपको बताया गया। यानी कि भारतीय थल सेना की तरफ से साउदर्न कमांड की प्रमुख भागीदारी है, भारतीय नौसेना की तरफ से वेस्टर्न नेवल की प्रमुख भागीदारी है, और भारतीय वायुसेना की तरफ से साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की प्रमुख भागीदारी है। तो ये बात आपको क्लियर होगी, ये लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या इसके पीछे का मेन हमारा ये अभ्यास करने का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, जो भारतीय तटरक्षक बल आपका हो गया, उसके अलावा इसमें और अन्य लोग भी सहयोग कर रहे हैं, फिर आपको बताते हैं इसका उद्देश्य क्या है। जो भारतीय तटरक्षक बल हमारा है, कोस्ट गार्ड जो हमारा फोर्स है, वो भी इसमें हिस्सेदारी कर रहा है, बीएसएफ भी हिस्सा ले रहा है, अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी हिस्सा ले रही हैं। इसका यह मतलब हुआ कि तीनों सेनाओं के अलावा अन्य केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग भी है, यानी कि इसमें बहुत सारी एजेंसियां एक साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि ये बहु एजेंसी और बहु क्षेत्रीय एकीकरण है, यानी कि कई एजेंसियों की इसमें भागीदारी हो गई। तो बहु एजेंसी और बहु क्षेत्रीय, यानी कि कई क्षेत्रों में भी है तो बहु क्षेत्रीय, ये इसकी क्या हो गई? प्रकृति हो गई, इसका नेचर हो गया। तो बहु एजेंसी यानी कई एजेंसियों का भाग लेना, और बहु क्षेत्रीय यानी कई जगहों पर, चाहे वो मरुस्थल हो, चाहे वो दलदल हो, चाहे वो महासागर हो, चाहे वो वायुसेना का भी हो, तो हर जगह पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज में पहली बात तो यह है कि हम सेल्फ डिपेंड हो सके। इस अभ्यास का उद्देश्य ही है कि जो स्वदेशी हमारी प्रणाली है उसके उपयोग पर जोर दें और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ें। एक तो ये उसका उद्देश्य है। साथ ही साथ जो अलग अलग कार्य प्रणालियां हैं, विभिन्न जो सेवाएं होती हैं हमारी, चाहे वायुसेना की कार्य प्रणाली अलग है, नौसेना की अलग है, थल सेना की अलग है, तो अलग अलग कार्य प्रणालियों के बीच में एक सामान्य मानक ऐसा बनाया जाए
कि उनके बीच में ऐसा सहयोग डेवलप हो सके कि किसी भी तरह का फ्रिक्शन ना हो, किसी भी तरह का उनमें टकराहट ना हो। एक तो ये उद्देश्य हो गया। फिर इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी कि इंटर ऑपरेबिलिटी क्या होता है, अलग अलग जो सिस्टम हो गया, अलग अलग जो बटालियन हो गई, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हो गए, वो एक दूसरे के साथ इस तरह से काम कर पाए कि चाहे वो भाषा के संबंधित कोई डेटा हो, चाहे वो किसी भी तरह का फॉर्मेट हो, चाहे वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो, वो सब में आपस में क्या होना चाहिए, एक कोऑपरेशन होना चाहिए, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो वायुसेना का जैसे ट्रैक डेटा भी है, वो सीधे आर्मी के पास आ जाए और उसके बाद वहां से कमांड पोस्ट पर आए और वहां से सीधे जिस ड्रोन या रॉकेट को आपको जहां भेजना है वो भेज दें। ये कैसे संभव होगा, ये लक्ष्य निर्देशित कैसे किया जा सकेगा जब वायुसेना के रडार की जो कनेक्टिविटी है वो आर्मी के कमांड पोस्ट से होगी, तभी तो ये संभव होगा। तो ये कैसे होगा, इस अभ्यास के माध्यम से होगा, ताकि ऐसी नौबत आने पर तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके, नेटवर्क इंटीग्रेशन हो सके। नेटवर्क इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, सभी प्लेटफॉर्म्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सके। आज के समय में जो नेटवर्क इंटीग्रेशन है, यानी कि नेटवर्क का जो एकीकरण है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस एकीकरण का होना, इस इंटीग्रेशन का होना सबसे जरूरी है, क्योंकि सूचना तंत्र जिस देश का जितना शक्तिशाली होगा, वो उतनी जल्दी जो भी हमारे शत्रु हैं उनके हमले को नेस्तनाबूद कर पाएगा। तो नेटवर्क इंटीग्रेशन यानी कि सभी प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करने के लिए जो कमांड एंड कंट्रोल यानी C2 नेटवर्क होता है, जिसको कमांड एंड कंट्रोल कहते हैं। C2 को क्या बोलते हैं, ये C और C से मिलकर बना है, यानी कमांड एंड कंट्रोल, यानी कमांड भी दी और वहां से कंट्रोल भी होगा। तो उसको हम ट्रैक कर पाएंगे, किसी भी विदेशी अगर हमारा शत्रु है, उसके माध्यम से हम जो भी लक्ष्य होगा उसको ट्रैक आसानी से कर पाएंगे और निर्णय लेने में ये हमको सहायक होगा। तो C2 का मतलब होता है कमांड एंड कंट्रोल, यानी कि आदेश देने और संचालन नियंत्रित करने के लिए जो तंत्र विकसित होता है उसको C2 कहते हैं, कमांड एंड कंट्रोल कहते हैं। ये कैसे विकसित होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, जब तीनों सेनाओं का एक साथ अभ्यास होगा। अब यहां पर ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी सेनाओं के बीच में आपस में अभ्यास बेहतर हो सके, इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़िया हो सके, वायुसेना हो, हमारी नौसेना हो या हमारी थल सेना हो, सबके बीच में हम नेटवर्क को बेहतर तरीके से डेवलप कर सके। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तो ये महत्वपूर्ण कदम है ही, क्योंकि इसके माध्यम से ये लक्ष्य है कि अभ्यास में स्वदेशी प्रणाली जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए, आत्मनिर्भर भारत का जो मूल भाव है उस भाव की तरफ लौटा जाए और भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा जो डेवलप टेक्निक्स हैं, जो हथियार प्रणाली है, वास्तविक युद्ध में वो कैसा परफॉर्म करती हैं, वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों को क्रिएट करके उनको परखा जाएगा कि इसमें भारत की जो प्रौद्योगिकी है, जो आत्मनिर्भरता है, रक्षा तैयारी हमारी है, वो कितनी मजबूत हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसको वास्तविक युद्ध जैसी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को उत्पन्न करके हम क्या करेंगे, इसको परखने का काम करेंगे, यानी कि इसको हम जांचने का काम करेंगे कि वो कितनी कारगर है। तो ये इसका उद्देश्य है, यानी कि आत्मनिर्भर के भाव को व्यक्त करने का भी एक अच्छा तरीका है। अब देखिए इसमें अन्य अभ्यास भी होंगे, जैसे मान लीजिए कि जो एम्फीबियस लैंडिंग होती है। एम्फीबियस लैंडिंग क्या होती है, जैसे कि एम्फीबियन क्या होते हैं, मेढक होते हैं। मेढक पानी में भी रहता है, मेढक जमीन पर भी रहता है। तो एम्फीबियस लैंडिंग का मतलब कि जैसे आप वायुसेना के जहाज से जा रहे हैं, फिर आपको तटीय क्षेत्रों में उतार दिया गया और फिर उन तटीय क्षेत्रों में आप जानकारी जुटाएंगे, निगरानी करेंगे, विश्लेषण करेंगे और फैसले लेने के लिए बेस तैयार करेंगे। तो ये जो एम्फीबियस लैंडिंग है उसका भी अभ्यास यहाँ पर होगा। समुद्री ड्रोन हो गया, एवियोनिक्स हो गया, उसका लगातार उसके माध्यम से जो तस्वीर या वीडियो भेजना या कमांड रूम की स्थिति देखना, ये सारी चीजें यहाँ पर की जाएंगी इस अभ्यास में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्या होता है, तो जो दुश्मन के जो रडार होंगे उसकी जो कमी होगी, उसके जो हम कह सकते हैं उसका उसका पूरे जो सिस्टम होगा उस सिस्टम को कैसे आप जाम कर दें, इसको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कहते हैं। यानी अपनी सुरक्षा तो आप कर ही रहे हैं, दुश्मन की सुरक्षा को आप ध्वस्त भी कर रहे हैं। यानी कि दुश्मन का अगर कोई भी रडार सिस्टम है उसको आप कैसे जाम कर दें, उसका रडार ही काम नहीं करेगा तो उसको उसकी सेफ्टी कमजोर हो जाएगी। इन चीजों की भी यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। उसके सिस्टम को जाम करना और उससे हमारी रक्षा प्रणाली तो मजबूत हो ही जाएगी, हम और ज्यादा सशक्त होंगे। इसी तरह से साइबर वारफेयर हो गया। साइबर वारफेयर का मतलब साइबर युद्ध। अब आज का युद्ध आप जान ही रहे हैं कि जितना जिसका नेटवर्क और सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा वो उतना ज्यादा युद्ध में मजबूत होगा। तो साइबर युद्ध में नेटवर्क सिस्टम पर साइबर हमले अगर आपके हो जाते हैं, आपका सुरक्षा तंत्र वहीं ध्वस्त हो जाएगा। तो साइबर हमलों से निपटने के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था हो सकती है, उसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी भी यहाँ पर ट्रेनिंग की जाएगी। इसीलिए जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 3 नवंबर 2025 से जिसकी शुरुआत हो गई है।
तो ये आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये तीनों सेनाओं में, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो और हमारी नौसेना हो, उनके बीच में अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग तकनीकी क्षमताओं के बीच में समन्वय को बेहतर बनाते हुए हमारे रक्षा सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अभ्यास के तौर पर, एक कदम के तौर पर इसको देखा जाता है। अब बारी आती है हमारे अभ्यास प्रश्न की। त्रिशूल 2025 का नेतृत्व कौन सी सेवा कर रही है? भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।